वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। फरवरी 2023 में जब इंडिया ने एरो इंडिया शो का आयोजन करवाया था तो उसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन था इंडिया की जमीन और आकाश में पहली बार किसी फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था और वो था अमेरिका का F-35A फाइटर जेट। और उस वक्त काफी डिफेंस एक्सपर्ट ने इस शो ऑफ को एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखाया था कि कैसे अब अमेरिका अपने फिफ्थ जनरेशन F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए इंडियन एयरफोर्स को लालच देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका तब तक ये जान चुका था कि इंडियन एयरफोर्स को एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की कितनी जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि 2018 में इंडिया और रशिया के ज्वाइंट वेंचर से बनने वाला फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट FGFA से इंडिया ने खुद को अलग कर लिया था और अब इंडियन एयरफोर्स अपने खुद के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है, जो कि 2035 या 2040 तक ही इंडियन एयरफोर्स को मिलना शुरू हो पाएगा। वहीं इंडिया के नॉर्थ साइड में स्थित चाइना ने अपने फिफ्थ जनरेशन के पहले एयरक्राफ्ट J-20 को डेवलप करके अपने एयरफोर्स में इंडक्ट भी करवा चुका है, जो कि करीब 150 से 180 की संख्या में है। और साथ ही साथ चाइना ने अपने दूसरे फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट FC-31 को भी डेवलप करके उसका ट्रायल शुरू कर चुका है। और साथ ही साथ पाकिस्तान भी अब चाइना के FC-31 एयरक्राफ्ट को खरीदने का मन बना चुका है। हालांकि उसके पास टर्की के कान को भी खरीदने का ऑप्शन है, जो कि बहुत ही जल्द टर्की के एयरफोर्स में शामिल होने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान चाइना के FC-31 की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि वह पहले से ही चाइना के 4.5 जनरेशन के J-10C एयरक्राफ्ट को 36 की संख्या में खरीद चुका है। तो पाकिस्तान के पास चाइनीज एयरक्राफ्ट के लायक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है FC-31 को हैंडल करने के लिए। और साथ ही साथ ये जेट पाकिस्तान को ज्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिट देगा टर्की के नए जेट को खरीदने की अपेक्षा। तो वहीं इंडिया अभी तक केवल अपने तेजस मार्क 1 को ही इंडियन फोर्स में इंडक्ट करवा पाया है और तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 को जल्द से जल्द इंडक्शन करवाना चाह रहा है, क्योंकि इंडिया भी अब शायद ये समझ चुका है कि पाकिस्तान भी इंडिया की तुलना में पहले ही फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट हासिल करके इस रीजन में इंडिया के ऊपर बढ़त बना सकता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। और यही कारण है कि अमेरिका ने F-35 को इंडिया के सामने एक बैट की तरह रखा है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स इस समय सिर्फ दो जगह ही फोकस कर रही है। पहला है इंडिया का खुद का फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट जल्द से जल्द डेवलप हो सके, और दूसरा कई सालों से अधर में लटके हुए MRFA के तहत 114 एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द एक्वायर किया जाए। इस MRFA में अमेरिका ने भी अपने F-21 और F-15 को रखा है और वो ये चाह रहा है कि इंडिया F-35 को खरीदने से पहले उसके इन दोनों में से किसी एक एयरक्राफ्ट को MRFA के तहत सेलेक्ट कर ले और फिर अमेरिकी F-35 भी उसको मिल सकता है। हालांकि इंडियन फोर्स अमेरिका की इस दांव को पूरी तरीके से समझ रही है और कुछ कारणों से वह F-35 को रिजेक्ट कर रही है। जैसे F-35 को ऑपरेट करना काफी खर्चीला है, यहाँ तक एक छोटे से फ्लीट को भी मैनेज करने में इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाले बजट से अच्छा खासा खर्च हो जाना है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स भविष्य में अपने फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट को कम से कम रखना चाह रही है, जिससे इन एयरक्राफ्ट का ऑपरेशनल कॉस्ट कम किया जा सके। इंडियन एयरफोर्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत केवल 5 तरह के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना चाह रही है। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट डायरेक्ट अमेरिका से खरीदने पड़ेंगे, मेक इन इंडिया के तहत भारत में नहीं बनाए जा सकेंगे और किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशन या इंडियन मेड वेपन्स के इंटीग्रेशन करवाने में हर बार अमेरिका की परमिशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि अमेरिका जल्द तो नहीं देने वाला। इसके अलावा अमेरिका इन एयरक्राफ्ट की लाइव लोकेशन पर भी लगातार नजर बनाए रखेगा, या फिर किसी जंग की स्थिति में इंडियन एयरफोर्स को पहले अमेरिका को ये बताना होगा कि एयरक्राफ्ट का यूज वह कहाँ करने जा रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। और इनके अलावा भी इंडियन एयरफोर्स अपने AMCA और तेजस मार्क 2 पर भी काफी इन्वेस्ट कर चुका है। F-35 का परचेज डायरेक्टली इन दोनों प्रोजेक्ट पे असर डालेगा और साथ ही साथ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर भी असर पड़ेगा। और यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स अमेरिकी पेशकश के बावजूद भी F-35 को खरीदना नहीं चाह रही है। इंडियन नेवी धीरे धीरे चलते हुए अब उस पोजीशन पे पहुंच रही है जहां वो न केवल इंडियन ओशियन रीजन में
अपनी मौजूदगी दिखा रही है, बल्कि आसपास के दूसरे रीजन में भी अपने डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जैसे शिप को भेजकर अपने एडवर्सरी को भी एक संदेश देना चाह रही है कि अब इंडियन नेवी को कम आंकने की भूल ना करे। और इसका उदाहरण रिसेंटली इंडियन नेवी के 3 शिप जिसमें आईएनएस दिल्ली, आईएनएस शक्ति और आईएनएस किल्टन ने साउथ चाइना सी में अपने ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के तहत सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम का विजिट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जब भी नेवी कहीं किसी दूसरे रीजन में अपने डिप्लॉयमेंट करती है तो वह अक्सर अपने शिप को ही भेजती है, जबकि मोस्टली नेवी के पास एक और ब्रांच होती है जिसका शो ऑफ नेवी बहुत ही कम करती है। नेवी की इस ब्रांच को सबमरीन ब्रांच कहा जाता है। किसी भी सबमरीन का काम अपने फ्लीट का डिफेंस और दुश्मन के एरिया के अंदर तक जाके और छुपकर हमला करने का होता है। और अगर हम इंडियन नेवी के इसी सबमरीन ब्रांच की बात करें तो इंडियन नेवी करंटली 16 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ऑपरेट कर रही है, जिसमें 7 रशियन किलो क्लास की सबमरीन है तथा जर्मनी की भी टाइप 209 सबमरीन को 4 की संख्या में डिप्लॉय कर रखा है। तथा इनके अलावा अभी सबसे लेटेस्ट सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन फ्रांस के सहयोग से बनाई जा रही है, जिसमें 5 सबमरीन एक्टिव ड्यूटी में आ चुकी हैं और 1 सबमरीन टेस्टिंग फेज में चल रही है। ये सभी सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक से चलती है। इनके अलावा इंडियन नेवी 2 की संख्या में न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन भी ऑपरेट कर रहा है, जिनका प्राइमरी यूज न्यूक्लियर ट्राइड के तहत जंग की स्थिति में न्यूक्लियर पेलोड को डिलीवर करना होता है। ये सबमरीन अपने बाउंड्री में रहते हुए अपने दिए हुए टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाई जाती हैं, जो कि बहुत ही गुप्त तरीके से रहते हुए काम करती है। तो वहीं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का प्राइमरी काम अपने देश की सीमाओं से बाहर जाके दुश्मन के शिप और सबमरीन को खत्म करना होता है। लेकिन इस तरह की सबमरीन की कुछ कमियां होती हैं, जैसे ये सबमरीन ज्यादा समय तक पानी के अंदर नहीं रह सकती, इनको समय समय पर पानी से बाहर आना पड़ता है। दूसरा, इन सबमरीन की स्पीड काफी कम होती है तथा ये सबमरीन ज्यादा गहराई तक जा भी नहीं सकती। तो वहीं इन सबमरीन के अलावा भी सबमरीन की एक और क्लास होती है जिनमें वो सब क्वालिटी होती है जो एक आम सबमरीन होल्ड नहीं करती है, और इन सबमरीन को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन कहा जाता है। इंडियन नेवी भी पास्ट में 2 एसएसएन क्लास की इन सबमरीन को ऑपरेट कर चुका है, जो कि रसिया से कुछ सालों की लीज पे लिए गए थे, जिन्हें हम आईएनएस चक्र के नाम से जानते हैं। लास्ट आईएनएस चक्र सबमरीन अपनी लीज पीरियड को खत्म करके वापस रसिया जा चुकी है, और नेक्स्ट एसएसएन सबमरीन रसिया और यूक्रेन जंग के चलते 2025 या 2026 तक ही इंडियन नेवी को मिल पाएगी। ये एसएसएन सबमरीन न्यूक्लियर पावर से चलती है, जिसका मतलब ये लंबी दूरी तक बिना किसी बाधा के जा सकती है और लंबे समय तक पानी के अंदर छुप के बैठी रह सकती है, और इनकी स्पीड भी काफी तेज होती है। इंडियन नेवी ने 2015 में कुल 6 की संख्या में न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को प्रोजेक्ट 75 अल्फा के तहत बनाने का प्रयास शुरू कर चुका है, जिसके तहत इनमें लगने वाला न्यूक्लियर रिएक्टर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा ऑलमोस्ट तैयार कर लिया गया है, और सबमरीन की फाइनल डिजाइन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार कर ली गई है। इन एसएसएन सबमरीन का डेवलपमेंट 2025 से शुरू होना है तथा इसकी पहली सबमरीन कॉम्बैट रोल में 2035 तक मिलने की संभावना है। प्रोजेक्ट 75 अल्फा इंडियन नेवी की अंडर वाटर कैपेबिलिटी को काफी बढ़ा देगी। ये एसएसएन सबमरीन जहां सोफिस्टिकेटेड स्टेल्थ फीचर से लैस होगी, तो वही ऑटोनोमस ड्रोन जैसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी को भी ऐड करेगी। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।